साथ। ओम राधे राधे। राधे राधे भैया। तो आज फिर शुरुआत करके वैवाहिक जीवन की समस्या और वैवाहिक जीवन क्या है। तो आप जरूर अरुण भैया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग कर सकते हैं वीडियो ऑन तो जरूर वीडियो ऑन करें, कम से कम हम लोग एक दूसरे को पहचान जाएं, एक दूसरे को देखें अगर पॉसिबिलिटीज है तो। हाँ अरुण भैया, आप बताइए, थोड़ा सा आपसे पूछते हैं, वैवाहिक जीवन की समस्या कि वैवाहिक जीवन ना होना या लेट होना, कौन से सूत्र या कौन से योग काम करते हैं? जी जी बिल्कुल सही है। जी जी भाई जी, मैं ये बोलूंगा कि जैसे हम आप एक्चुअली कोई भी कुंडली हमारे सामने जब आती है जी तो सर्वप्रथम हम लग्न से सप्तम भाव देखते हैं जी और चंद्र कुंडली से सप्तम भाव देखते हैं जी जी और साथ में शादी के लिए नौमांस भी देखते हैं। जी मान लीजिए हमने कुंडली बना ली, बनाने के बाद हम तुरंत देखते हैं कि भाई हमारी दशा क्या चल रही है। जी जी आप जब कुंडली बन गई और होरोस्कोप आपका तैयार हो गया तो आप देखेंगे कि भाई पितृ दोष है, मंगल दोष है, राहु शनि जो भी है, ऑलरेडी सप्तम भाव पे पाप प्रभाव है क्या। और जो अनुभव में अधिकांश आया है तो हमने ये देखा कि मंगल और शनि कुंडली में जब समसप्तक हो, कुंडली में 60 में हो, तो जो आप बोल रहे हैं कि 42 या 40 या 36 इस तरह की एज हो जाती है, इसमें मान लो हमारा सप्तमेश है, सप्तमेश किस नक्षत्र में बैठा है, इन नक्षत्रों में बैठने से जो है शादी रिश्ता होकर के भी टूट जाते हैं, बात पक्की नहीं हो पाती है। मान लीजिए हमने कुंडली मिलान किया, कुंडली मिलान में हम लोग देखते हैं नाड़ी दोष है, भकूत दोष है, फलाना दोष, मतलब इस तरह से अष्टकूट का भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। अब मेन बात होती है कि भाई इसकी शादी होना क्लियर है, मान लो उसमें ना होने का भी योग है, चलो हमने मान लिया, लेकिन फिलहाल हमारे ज्योतिष में ये व्यवस्था है कि भाई कोई चीज असंभव नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उसका कर्म करें और प्राप्त ना हो सके। तो योग है, योग को क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहली बात है कि भाई जैसे कोई हमें उपाय करना है, शादी होने के लिए अगर उपाय करना है तो मुहूर्त इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप मुहूर्त पे कोई काम करते हैं तो जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। अब बात यहाँ आती है कि भाई किसी की शादी नहीं हो रही है तो निश्चित है कि भाई ज्योतिष शास्त्री के पास जाएंगे। अब ज्योतिष शास्त्रियों का भी मानना है कि भाई ठीक है, ये दोष है, इसमें मंगल दोष है, फलाना है, ठिकाना है, विच्छेदक ग्रह भी लगे हुए हैं, पाप ग्रह, चलो ये सब कुछ हमने मान लिया कि ये सब है, ऑलरेडी होता है, यही सब है और यही ना होने का कारण भी है जी। पर हमारे जैसे ज्योतिष आचार्य हैं, भाई मैं एक व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कर रहा हूं और सब लोगों के लिए ही हित की बात बता रहा हूं। भाई हम आप में भी एक थोड़ा कमी होती है कि भाई हम कुंडली देखते हैं, केवल कुंडली ही देखते रहते हैं, अब उसके आगे हमें मुहूर्त की जानकारी नहीं है या मुहूर्त के बारे में नहीं हम समझ पा रहे कि किस मुहूर्त में कौन सा मुहूर्त किस लिए कब जरूरत है। तो यहाँ भी मान लो हम लोगों का एक अपना वीक पॉइंट होता है, तो इस पे भी भाई गौर करें और गौर करने के पश्चात उसमें अपने नियम फॉलो करें, तो ये निश्चित है कि आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। दूसरी बात भैया, एक चीज बताइए, आपने कोई ऐसे अनुभव किया है सूत्र का जिसमें शादी हुई नहीं है, चाहे लड़का और लड़की हो, शादी हो ही नहीं हो, ऐसी आपने कई अनुभव देखे होंगे, कुंडली आई होंगी आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। तो कौन से ऐसे सूत्र आपको समझ में आए कि शादी हुई नहीं उनकी? हमें ज्यादातर अधिकांश, आप ये मानिए कि मैं अपनी लाइफ में लगभग 70-80 शादी करा चुका हूँ, लेकिन मैंने जो अक्सर देखा है कि मुझे प्रॉब्लम जहां होती है तो समसप्तक, शनि का समसप्तक योग होता है, मंगल शनि का जी, या मंगल शनि साथ में होते हैं या मंगल शनि की दृष्टि एक दूसरे पे होती है, उसमें उस शादी कराने में मुझे जरूर 1 से 1.25 साल 1.5 साल लग जाता है। मतलब मंगल शनि साथ में हो, सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, सप्तम भाव में हो, हाँ, या मंगल शनि एक दूसरे को देखे, उसमें से कोई ना कोई सप्तम भाव में होना चाहिए, ये आप कह रहे हैं? ये मतलब अगर मंगल शनि समसप्तक है। अरुण भैया, एक्चुअली कई लोग इसमें नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं,
जिनको आपका पूरा सहयोग चाहिए, उसको पूरा उनको इजी रहिए, राष्ट्र की संसद जो भी आप बता रहे हैं उनको पूरी तरह से डेफिनेशन करके इनको बता दें। हाँ, एक्सप्लेन करेंगे। जी जी जी, कई लोग नए हैं। भाई जैसे कुंडली में मान लीजिए आपका मंगल शनि की युति है, हाँ तो मंगल शनि की युति तो आपकी 12 भाव में कहीं भी हो जी, तो उसमें इफेक्ट तो आएगा ही। अगर मंगल शनि किसी भी भाव में समसप्तक है, हाँ यानी कहने का मतलब आमने सामने हैं, जी एक दूसरे को देख रहे हैं, जी, तो बहुत विकट बाधाएं होती हैं कि शादी होने में बड़ी मुश्किल होती है। मतलब उसमें मंगल या शनि का सप्तमेश होना जरूरी है या नहीं है? ना ना, ये नहीं है कि मंगल और शनि सप्तमेश ही हो। कहीं पे भाई भी हो, ये कहीं मानते पे भी हैं हो। कि जैसे मंगल दोष होता है, तो मंगल अगर है कि भाई आपका लग्न में मंगल है, चतुर्थ भाव में मंगल है, सप्तम अष्टम में मंगल है, 12वें भाव में मंगल है, तो ये हमारा मंगल दोष हो गया। तो इसके लिए ये क्लियर है कि भाई 28 साल के बाद शादी होती है और 28 के बाद इतना जो प्रभाव नहीं रहता है हमारा मंगल दोष का। यहाँ पे हम आपसे एक बात पूछेंगे थोड़ा सा, आपने इस चीज को, क्योंकि नए लोग अभी जुड़े हमारे साथ, मंगल शनि कहीं पे भी किसी भी भाव में हो, एक साथ बैठे हो या किसी भाव में एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही हो, तो शादी कराने में काफी समय लग जाता है और बहुत लंबा प्रोसीजर खींच जाता है, ये आपका कहने का मतलब है? हाँ, नहीं, शादी होने में टाइम लगता है, इसके बाद दाम्पत्य जीवन की जो केमिस्ट्री है उसमें भी प्रॉब्लम होती है, संतान उत्पत्ति में भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा अच्छा, कहीं पे भी इनका योग बन रहा हो? हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी होती है। बहुत बढ़िया। जी 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 जी। अब रहा विषय की, जैसे मान लो एक मैं आपको बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र बता देता हूँ, मेरे जो हमसे बड़े हैं जी जी अपने जो ज्योतिष भाई, वो अन्यथा नाले, और मैं सभी का मान लो सामान ऑर्डर करता हूँ, छोटे बड़े सब बढ़िया है, वो कोई बात नहीं ना। मैं किसी को इस तरह से कहना चाहता हूँ कि भाई आप ये चीज नहीं, लेकिन हाँ मुहूर्त के बारे में कि जैसे भाई हमारे 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। जी। हेलो, हाँ आ रही आवाज, आ रही भैया, आ रही है। जब 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं, तो 30 मुहूर्त में जब जो दिन के 15 मुहूर्त हैं और रात्रि के 15 मुहूर्त हैं, जी। जो दिन में 15 मुहूर्त हैं भैया जी, उसमें 8 शुभ मुहूर्त हैं और 7 अशुभ मुहूर्त हैं। जी। अब उसमें जो हमारा 8वें नंबर का मुहूर्त होता है, तो 8वें नंबर के मुहूर्त पे जब हम अपनी पूजा शुरुआत करवाते हैं किसी चीज की, तो हमारा शास्त्र या हमारा मुहूर्त पद्धति या मुहूर्त चिंतामणि हो गई या मुहूर्त प्रकाश हो गया, ठीक है, जी जी उसमें काम होने की सफलता 100% पाई जाती है। भैया जी, बहुत अच्छा आपने बोला, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 8वां मुहूर्त जो आपने बताया, उसका कोई समय हो, कोई निर्धारित हो, तो लोगों को भाई देखिए, पहली बात तो एक ये समझिए कि मुहूर्त की ही वैल्यू जान लो कि हमारा मुहूर्त कितने समय का होता है। जी। तो अब देखो भाई, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर महोदय हैं, मान लो बड़े भी हैं छोटे भी हैं, नहीं जान पाते हैं भाई, एक साधारण तौर पे अगर बोल लिया जाता है कि 2 घटी का मुहूर्त होता है, ठीक है, जी जी एक्चुअल जब बात आती है तो 48 मिनट 2 सेकेंड का मुहूर्त होता है। जी। अब आप जानते हैं कि गणनाएं जो होती है वो सूर्योदय से ही प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल सही। अब उससे फिर जैसे शादी वाला विषय हो या कोई भी विषय हो, हाँ हाँ। जैसे पिछली बार भी एक ये भैया जी जो थे सर जी, तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम जो है शिव जी पे तारमा चढ़ा देते हैं तो फल बहुत जल्दी मिला करते हैं। जी जी तो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, तो हम निश्चित है कि कोई ना कोई दूसरा विकल्प देखेंगे। जी। क्यों? क्योंकि हमें वो रेमेडी जो है हमें लाभ देनी चाहिए। तो उसका मेन उद्देश्य ये है कि भाई जी हमारे शास्त्रों में शिववास होता है, शिववास, जी और जो शिववास होता है उसमें जो भगवान शिव आपकी अर्जी लिया करते हैं। तो कृष्ण पक्ष में 6 मुहूर्त होते हैं और आपके शुक्ल पक्ष में भी 6 मुहूर्त होते हैं। जी। जब भाई देखिए, इसमें आपको जानकारी बहुत जरूरी है। जैसे हमारी तिथियों का वर्णन है, नंदा, भद्रा और जया, रिक्ता और पूर्णा। इसमें मान लो हम किसी कार्य के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कराए, तो हमें तिथियों का भी चयन करना कि भाई पूर्णा तिथि हमारी किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, रिक्ता तिथि है तो ये बंधन, मारणा, उच्चाटन जो भी है इसके लिए,
जया है आपका, तो इसमें आप जो है युद्ध वगैरह है और जो है झगड़ा है और कोर्ट कचहरी ये काम कर सकते हो, और नंदा भद्रा में आप शुभ काम कर सकते हो। भैया जी आपने अभी कहा है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लोगों को समझने में हो सकता है कि 8वां मुहूर्त में जब भी हम दिन के काम शुरू करेंगे, कोई भी काम हो, वो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल जाता है, अनुभव में आपके आया है। हाँ, पॉजिटिव मिलेगा। तो 8वां मुहूर्त वो कितने बजे शुरू होता है, थोड़ा सा इसको वर्णन आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिए हमारे सुनने वालों को। अब देखिए एक चीज है तिवारी जी, आप सब लोग एस्ट्रोलॉजर हो, देखो जी जी, इसी में मैथमेटिक्स का ही काम है। अच्छा अच्छा, समझ गया। मान लीजिए आपका सूर्योदय 6:45 पे हुआ जी, तो अब आप उसमें जोड़िए पहला मुहूर्त 48 मिनट 2 सेकंड का होगा जी, उससे जोड़ के समझ लो कि ये हमारा पहला मुहूर्त है। इस तरह से जाकर के वो दोपहरी में पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा 19-20 होता है। हाँ समझ गया, ठीक ठीक समझ गया। अब जैसे अभिजीत मुहूर्त होता है तो भाई 28 मिनट पहले और 28 मिनट बाद तक होता है मध्य दोपहरी से। तो हम आप अभिजीत मुहूर्त में भी कराते हैं काम, लेकिन अभिजीत मुहूर्त के जैसे जो रिजल्ट हम आपने लिए, जिस पर्पज में लिए, उनका अनुभव तो होना चाहिए कि अभिजीत मुहूर्त में हमने ये काम कराया, इसमें हमें रिजल्ट कितने % मिला। तो आपके हिसाब से शादी जो होती है, हम शादी के लिए कोई उपाय करा रहे हैं पर्टिकुलर, उसका कोई मुहूर्त का नाम है जिसकी मुहूर्त में आपने देखा, आपका अनुभव आया हो? बिल्कुल बिल्कुल, शादी अगर करानी है तो पूर्णा तिथि में, हाँ जी, और शुरुआत पे आप पहले अर्जी लगाइए। जी क्यों भाई, हम लोग जो है ब्रह्मा नहीं है, विधाता नहीं है जी, हम लोग केवल मार्गदर्शक है भाई जी जी, अब रहा विषय हम लोग क्यों विकल्प, हमने मान लीजिए पत्नी मनोरमा देवव्रतान सारणी माला जाप किया लड़के के लिए, और ना मुहूर्त देखा ना कुछ किया, उनने कहा भैया इसका जाप करना प्रारंभ कर दो, शादी हो जाएगी। जिसमें ज्यादा पाप प्रभाव नहीं उसमें हो गई, और जहां पाप प्रभाव वाली कुंडली है वो फंस के रहेगी, अब शादी नहीं हो पानी है। तो मतलब पूर्णा तिथि लड़की के लिए आपने कहा कि लड़की की शादी नहीं हो रही तो पूर्णा तिथि में दोनों करेंगे? के लिए, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, कोई भी कार्य हो आपका, ठीक है, कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्णा तिथि का ही चयन किया जाएगा। जैसे आप मकान बनवाते हैं, जी जी, और आप चाहते हो कि हमारा मकान पूर्ण बने, जी जी, बीच में न रुकने पाए, जी जी, तो भाई पूर्णा तिथि का चयन करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जी भाई जी सबसे बड़ी बात है कि जैसे देखो मान लीजिए हम मार्केट में बैठे हैं, हमें वास्तु भी आना चाहिए, हमें अंक शास्त्र भी आना चाहिए, हमें मान लीजिए हस्तरेखा भी आना चाहिए। क्यों, पता नहीं कस्टमर कैसा आ जाता है, उसको क्या चाहिए। लेकिन अब हम लोग तो क्या है, उनने कहा भाई हम कुंडली स्पेशलिस्ट हैं, केवल कुंडली देखते हैं, और कुंडली के अलावा कहीं उतर जाओ तो कोई जानकारी नहीं भाई। बोलिए, तो ये हम आपका देखो, जब हमें काम करना है भाई जी, तो फिर थोड़ा देखो जनरली चारों दिशाओं की जानकारी रखनी होगी। रहा विषय कि भाई एकदम से तो कोई जानकारी पूरी हासिल नहीं कर पाता। भाई ऐसे लोगों के, विद्वान लोगों के साथ अगर आपको काम करना है तो सभी से मिलकर थोड़ा थोड़ा, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सबसे सीखना चाहिए। इसीलिए भैया जी एक शुरू किया हम लोगों ने, मैंने कोशिश की कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सा मिल जाए। आप देखते हो ज्यादातर मान लो हमारे अपने बंधुओं को कि जैसे थोड़ा उनका 4-6, देखो हमारे एक सूत्र का अवस्थी जी थे मेरे गुरु जी, तो वो कहा करते थे कि अरुण जब आपका डिब्बा आए मिठाई का, उस समय प्रसन्न ना हुआ करो। समझ रहे? क्यों, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए अरुण भैया, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, इस बात को दोबारा बोलिए एक मिनट, आपने जो बोला अभी कि भाई हमारे जो गुरु थे, तो गुरु जी मुझे बोला करते थे जी कि जब आप किसी कुंडली पे बहुत बढ़िया फलित करते हैं तो वो प्रसन्न होकर के आपको मिठाई का डिब्बा बहुत अच्छी दक्षिणा देता है। जी, आपको उस बात पे प्रसन्न नहीं होना है, आपको इस बात पे प्रसन्न होना है कि आपने कौन सा प्रश्न नहीं दे, उसके कौन से प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए हो, तो आप उस पर प्रसन्न होइए कि मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसको खोजिए। तो उनका सूत्र मुझे आज भी याद है कि भाई उन्होंने मुझे टोका था पर्सनल तौर पे कि अरुण कभी प्रसन्न नहीं होना, जब तुम्हारी तारीफ हो बड़ाई हो बस यही सबसे बुराई है। क्यों, आपको मालूम है कि आपने अपने कस्टमर का कौन सा उत्तर नहीं दिया और किसको बरगला दी। समझ गए। आपका नेट कनेक्शन कुछ कट गया है लग रहा है।
अरुण जी का नेट कनेक्शन कुछ कट गया है। राहुल जी हम लोग बहुत विद्वान है या जो भी है, मान लो मैं किसी की व्यक्तिगत। भैया जी आपके थोड़ा सा नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। राहुल जी हेलो हेलो राहुल जी हेलो राहुल जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो आवाज पहुंच रही है हमारी? जी आपकी जी सर आपकी आवाज आ रही है, शायद सर का ही नेट चला गया है। जी भैया बताइए। जी हाँ, तो यही मैं बोल रहा था कि भाई आपको जैसे शादी अगर करानी है तो आप शिववास पे अर्जी जी 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 बोलिए। जब आप अर्जी लगा देंगे अब वो जो ग्रह गोचर है तो उसको भी हमें देखना है कि सप्तम से संबंध बना रहा कि नहीं बना। हेलो अरुण भैया हेलो। तो उसके लिए तो यही है कि भाई फिर आप जो भी दशांतर दशा चल रही है उसका बढ़िया फर्स्ट क्लास उपाय दो, और आपको उपाय की भी ये जानकारी कि भाई हमें इस दिन इस तरह से ये उपाय करना चाहिए, इस ग्रह के साथ में किस और ग्रह की या किस और देवता को सम्मिलित करके जो है हमें इसका फल लेना चाहिए। आपके पास ये भैया कोई इम्पोर्टेंट है। आपके पास कोई ऐसा उपाय, अच्छा आप लोगों सभी से कहूंगा बाई चांस अगर मेरा नेट थोड़ा कम हो जाए तो राहुल जी हैं वो उसको कैरी ऑन कर लेंगे, आचार्य राहुल अस्थान जी यहाँ बैठे हुए हैं वो उसको कैरी ऑन कर लेंगे अगर नेट में जाता है। अच्छा आपके पास अरुण जी कोई ऐसा उपाय आपने कराया हो कि मतलब उससे बिल्कुल रिजल्ट आपको क्विक रिजल्ट मिला हो शादी ब्याह में, या लड़का और लड़की का हो? भाई जी देखिए कोई कॉन्फिडेंस करे अन्यथा ना करे, लेकिन जिन लोगों की शादी हमने कराई है अपने कानपुर में, जी जी अगर कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई तो वो जरूर बताएंगे कि एक द्विवेदी ऐसे हैं जिनका चैलेंज होता है, इतना पेमेंट लेते हैं और इतने दिन के अंदर शादी करा देते हैं। जी जी ये जरूर आपको सुनने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। नहीं कोई रेमेडी छोटी सी रेमेडी ऐसी हो, कॉन्फिडेंशियल रेमेडीज कोई ना हो, दिक्कत नहीं। रेमेडी के लिए तो भाई कंडीशन, कुंडली की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना तिवारी जी। जी जी कि भाई हमारी कुंडली को क्या चाहिए। भाई देखो विवाह बाधा में हमारा पितृदोष भी है, हमारा मंगल दोष भी है, हमारे पाप ग्रहों का दोष भी है। अब हमें यही तो देखना, हमारा राहु काल भी है, वो राहु क्या कहते हैं काल सर्प दोष भी है। तो हम लोगों को यही चीज तो क्लियर करनी है। उसके साथ साथ हम कुंडली से ये भी जान ले कि भाई जो जातक है उसका वास्तु दोष का भी प्रभाव पड़ता है। तो भाई जब किसी का काम किया जाता है या किसी का काम कराया जाता है तो कुंडली के अकॉर्डिंग पहले जान लिया जाता है कि इसके किस दिशा में वास्तु दोष है, उसका वास्तु दोष भी ठीक कराइए जा करके। जैसे अरुण भैया मैं आपको एक चीज बताऊं थोड़ा सा, अभी मैंने शेष कुंडली में एक चीज मैंने कराई रेमेडीज, छोटी सी रेमेडीज जी हाँ शादी के लिए, वो लड़की शादी के लिए। जी हाँ वो रेमेडीज मैंने ये कराई, अनार होता है अनार, हाँ हाँ अनार को मैंने ये कहा 7 अनार, मंगल का जो समय होता है 11 से 1, भाई मैं जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं अपना अनुभव बताऊंगा तो हो सकता है वो कुछ निकल के आप लोगों से आए अगली क्लास में कि हाँ ये बताया से सही है गलत है, ठीक है ना। तो वो मैंने कराया रेमेडीज। मैंने कहा 7 नाम लेना, क्योंकि सप्तम भाव लड़की कुंडली में मंगल से रिलेटेड, क्योंकि लड़की कुंडली में मंगल को मैंने पकड़ा है वैवाहिक जीवन का कारक गुरु की जगह। मैंने 4 या 5 कुंडली में कराया भैया, ठीक है ना, और मुझे रिजल्ट उसमें मिला।
अब ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है या आप लोगों का आशीर्वाद है, समझ लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट मिला। लेकिन जो मैंने कराया, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने जो बात बोला, मुहूर्त को मैंने पकड़ लिया था। जी जी जी, आपने जो बोला, मैं मुहूर्त को पकड़ लिया था और मैंने कहा था भैया वेट करो 10-15 दिन, मैं बताता हूँ किस समय, और उसी समय जाके करना है जी। लड़कियों में कराया, रिजल्ट मिल गया। और मैंने मन की कल्पना थी, मैंने कहा ऐसा काम करता हूँ, थोड़ा सा लड़के में करा के कोशिश करता हूँ। एक होता है ना एस्ट्रोलॉजर, थोड़ा रिसर्च करने का आदी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे, जी हाँ, एक भी रिजल्ट नहीं मिला लड़के की कुंडली में मुझे। लेकिन जब मैंने ये कराया, मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने आगे 3-4 लोगों को और बताया रेमेडीज। तो आप लोगों से अनुभव है हाथ जोड़ के कि थोड़ा सा इसको, क्या रेमेडी, क्या वो रेमेडी क्या है? 7 अनार क्या कराए? मैं बता रहा हूँ आपको रेमेडी। लड़की की कुंडली में मंगल को पुराने जमाने मांगते थे शादी का कारक, मंगल को, लड़की को, बृहस्पति को नहीं माना गया, ठीक है ना। उसमें मैंने कहा 7 अनार ले लो, 7 अनार, 7वां भाव शादी का होता है। इसको 11 से 1 बजे के बीच में, नहीं 8 अंक शनि का 8 अंक होता है तिवारी जी। हाँ, नहीं मैंने इसको सप्तम भाव के कारण 7 लगा, शादी का सप्तम भाव के कारण मैंने 7 बोला इसको। मैंने जो बोला 7 तो केतु का अंक हो गया, 7 केतु का अंक है। केतु की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंक की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्तम भाव की बात कर रहा हूँ। 7 में सप्तम भाव है, इसलिए मैं 7 बोले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 7 अनार ले जाके उसको वहां पे रख दीजिए, लक्ष्मी माँ के या पार्वती माता के उसमें रखना है। हाँ, माता दुर्गा के पास रखवा दीजिए। आप रख दीजिए, मुहूर्त की पकड़ हो, मुहूर्त की पकड़ हो। तो आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, इस चीज को थोड़ा नोट करके देखिएगा। और मुझे रिजल्ट कात्यायनी माता की पूजा में मुझे रिजल्ट नहीं मिला, मिलता है 100% मिलता है, लेकिन मेरा ऐसा दुर्भाग्य है, मैं आपको बताऊं, या करने वाला सही नहीं मिला या करवाने वाला सही नहीं मिला। मैं पूजा में पूजा की कोई खराबी नहीं है, लेकिन मुझे कात्यायनी माता के उसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन ये जो मैंने रेमेडीज कराई, इस रेमेडी से मुझे 4 से 5 महीना से ऊपर नहीं लगा मुझे, और शादी की बात चल गई और शादी तय हो गई। बिल्कुल। अब ये क्या ऊपर वाले चमत्कार है मुझे नहीं पता। रेमेडी भैया ठीक बात है, आप चूंकि 7 अनार कराते हैं, हमारा थोड़ा सा इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है कि हम जैसे कराते हैं तो फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे का मतलब ये होता है कि 7 फ्राइडे कराते हैं। 1 अनार और गुलाब की माला एक दुर्गा जी को चढ़वाते हैं या लक्ष्मी जी को चढ़वाते हैं। एक दोबारा राहुल बोलिए, 1 अनार और 1 अनार और गुलाब की माला। गुलाब की माला कितने फ्राइडे? हाँ, 7 फ्राइडे। 7 फ्राइडे, ठीक है। समय कोई समय, उसका समय शाम का, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद, ठीक है, समय सूर्यास्त के बाद लेते हैं। हाँ। और इसको चढ़वाते हैं, और ये रेमेडी काफी कारगर हुई। अभी आपने जैसे बात कही कि मंगल को लेते हैं, तो आपको बता दें ये जो मंगल है नाड़ी ज्योतिष के अंतर्गत ये देखा गया, देखिए कि अगर नेचुरल जोड़ियों देखेंगे तो मेष लगन आती है, जी जी, है ना, नेचुरल जोड़ियों से मेष लगन आती है, और 7th हाउस में जो है वो तुला राशि आती है शुक्र की। जी जी। इसका मतलब है कि लग्नेश और सप्तमेश को देखेंगे तो मंगल और शुक्र आते हैं जी। फीमेल की कुंडली में इसको हम पलट देते हैं अगर, तो शुक्र मंगल हो जाते हैं। जी जी। इसलिए मंगल को लिया गया शादी में किसी भी फीमेल के लिए। ये भी आप देखिएगा कि एक हमारा अनुभव ही आया है कि अगर मंगल और शुक्र के बीच में, किसी की भी कुंडली में मंगल और शुक्र के बीच में यदि कोई पाप ग्रह बैठा है जी, तो आप देखिएगा मैरिज लाइफ में कुछ ना कोई प्रॉब्लम उसको जरूर आएगी, मंगल शुक्र के बीच में। अच्छा, इसको मैंने एक चीज और देखा है राहुल जी, मैंने देखा है शुक्र अगर पाप कत्री में फंस गया है, हाँ, शुक्र अगर पाप कत्री में फंस गया है और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे हो गई है, तो मैंने देखा मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं शादी लेट हो रही है या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है आपकी बात ये, क्योंकि देखिए पीछे भी की जब आपने जब क्लासेस स्टार्ट करी थी तो हमने एक बात उस समय भी बताई थी, आज ही बता रहे हैं कि 3rd हाउस में अगर शनि अकेला बैठा है, अपनी राशि का ना हो, जी जी समझ गया, अपनी राशि का ना हो, अकेला बैठा है तो बहुत हद तक डाइवोर्स करा देता है जी। वक्री ना हो, वक्री ना हो, हाँ वक्री ना हो, वक्री ना हो तो करा, वक्री ना हो, अपनी राशि का अगर है तो नहीं कराएगा, अपनी राशि का ना हो।
मतलब मैंने 90% से ऊपर की कुंडलियों में इस चीज को पाया है कि थर्ड हाउस में शनि का होना जो है वो कहीं ना कहीं मैरिज, या फिर अगर मान लीजिए वक्री कुछ है तो कहिए जो है देर से कराए शादी, है ना। वक्री अगर है तो फिर देर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैरिज। मेरे शनि तीसरे भाव में वक्री में शायद लेट हुई है। अच्छा चलिए। मेष राशि का है, क्योंकि आपने जब बोला ना, मतलब मेरा अनुभव ये है, ये कहीं लिखा नहीं है कि मैंने, लेकिन ये पाया है। तो मैं एक जगह मैंने इस चीज को बड़ा रिसर्च किया था कि जो आप विवाह का अगर एक जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर जो है लड़का है, लड़की है, उसके फादर है, मदर है, पंडित जी हैं, बड़ा भाई है। तो ये माना गया कि जो गुरु होता है लड़की के लिए, ज्यादातर पाराशार उसमें जो है गुरु को, बृहस्पति को माना गया है पति का कारक, लेकिन जो नाड़ी शास्त्र वो ये कहता है कि गुरु जो है वो पंडित है वहां पर जो शादी करा रहा है। इसलिए गुरु को जैसे ही बलवान किया जाता है तो जो फेरे के मंत्र पढ़ने वाला जो पंडित है उसका जो तत्व है वो जो एलिमेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है और कहीं ना कहीं एक विवाह का योग बन जाता है। तो आप जैसे बताया 7 फ्राइडे आपने बोला है, 1 गुलाब की माला और 1 अनार, अगर हम वहां पे माता रानी को चढ़ाएं तो कन्या की कुंडली में शादी का रास्ता खुल सकता है। बिल्कुल खुलता था। और एक उपाय हम आपको बता देते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, 2002 में उनकी डेथ हो गई, और यद्यपि वो मोहम्मदन थे लेकिन उनको बहुत ज्ञान था, इसमें कोई शक नहीं, वो हर तरीके का ज्ञान रखते थे। उनका सितारों पे बहुत बहुत तगड़ा कमांड थी, और सितारों के अलावा वो उनको शकुन ज्योतिष में बहुत अच्छी कमांड थी। उनकी कुछ चीजें हमको सौभाग्यवश प्राप्त हुई किसी के माध्यम से, किसी चीजों के माध्यम से। तो उन्होंने एक उपाय बहुत अच्छा बताया था जो हमारी भतीजी ने भी किया था और उसका रिजल्ट 6 महीने के अंदर मिल जाता है। उनका ये कहना था कि बनारसी साड़ी ले लो, सी की भी, है ना, और जब बरसात हो रही हो तो उसको इस तरीके से चारों कोनों में बांध दो कि बरसात का जल जो है उस साड़ी पे गिरे, और उस साड़ी के नीचे एक जो है बाल्टी रख दो। जो पानी उसमें गिरेगा उस पानी को इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करने के बाद उसमें कुछ पानी मिला करके उस कन्या से कहो कि स्नान कर ले। ये उनकी रेमेडी बबू भैया वास्तव में बहुत कारगर थी। हमने कई प्रयोग कराए इसके और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। विवाह के मामले में उनका एक बड़ा अच्छा चीज भी थी, वो ये कहते थे कि ठीक है तुम कुंडली देख रहे हो, कोई आया प्रश्न करने, उसने अपनी बेटी के लिए विवाह के लिए प्रश्न किया, लड़के के लिए विवाह के लिए प्रश्न किया, आपने कुंडली देखी, लेकिन इसी समय मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो आपके पास मिठाई लेके आ गया, मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आया जो मिठाई लेके आपके पास आ गया, किसी को इसका काम पूरा वो मिठाई लेके आ गया, या आपके घर से अंदर से ही मान लीजिए जो है बाई चांस कोई मिठाई और पानी लेकर के आ गया, तो आप ये मान लीजिए कि उसकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मतलब जैसे हम किसी के घर गए, दोबारा रिपीट करिए, जैसे हम किसी के घर गए, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए हम ज्योतिषी हैं, कोई हमारे पास बिटिया की शादी के लिए प्रश्न लेकर कुंडली लेकर के आया, उसने अपनी कुंडली दिखाई, हम उसकी कुंडली को देख रहे हैं। उसी दौरान मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आया जिसका कोई कभी काम हो गया होगा, कुछ हो गया होगा, मिठाई लेकर के आया और उसने मिठाई लाके मेरे सामने रख दी। इसका मतलब ये हुआ कि संकेत ये है कि ये मिठाई आ गई है, तो इस जो प्रश्न सामने वाला कर रहा है उसका काम जल्दी होने वाला है। ये उसके माहिर थे वो शकुन ज्योतिष के, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते थे। आपको अनुभव में आया, आपके अनुभव में ये चीज आई है? बिल्कुल आया है। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना था कि कोई लालच, क्योंकि मेरे अनुभव में आज से 3 या 4 साल पहले एक घटना घटी, मैं आपको बताएं कि एक व्यक्ति अपनी बेटी के लिए हमसे पूछ रहा था, हम उसको बता रहे थे, तभी क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और वो हेलमेट लगाए हुए था, उसका हेलमेट लाल कलर का था, उसने लाल हेलमेट वहां रखा, तो लाल रंग जो होता है वो कहीं ना कहीं मांगलिक के बारे में इसको कहा जाता है। तो उसको हमने वैसे ही कह दिया कि यार तुम्हारा काम तो होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्न तुमने किया इस समय, उस समय जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत तो अच्छा शकुन मिल रहा है। और वास्तव में भैया हुआ कि मुश्किल से 1 महीना नहीं बीता और उस लड़की की शादी तय हो गई। कुंडली में
योग होंगे तभी चीजें हुई होंगी, लेकिन एक शकुन की चीज बता रहे हैं आपको। अभी आपको बताया, मैं आपको बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आचार्य जी। तो अभी मुझे एकदम से मैंने इसे इंटरप्ट किया क्योंकि मैं थोड़ा चीजें भूल जाता हूँ, तो याद आया मुझे। एक राजस्थान के अच्छे नाम है, उनका नाम मुझे स्लिप होगा, सबने सुना होगा, ज्योतिषी श्रीमाली जी की बात कर रहा हूँ, दूसरे हैं वो इसमें साउथ में चले गए। उनका अच्छा। मैंने एक लेख पढ़ा था, और बाय चांस मेरे पास उनका उसमें लेख में उनका नंबर था। वो नंबर मैंने डायल किया, वो 3 दिन नंबर मिला नहीं, टू टू करता रहा। तो मैंने, एक हमारे मिलने वाले वहां पे रहते हैं उसी जगह में, तो मैंने कहा ये नंबर है, ये पता करो कहाँ पे इनसे बात करा सकते जरा कि, और क्या रेमेडीज थी, बहुत छोटी रेमेडीज थी। उनसे मेरी बात हुई, उन्हें बात कराई जाके। तो मैंने कहा माफ करिएगा गुरुजी, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका एक लेख पढ़ा है मैंने, उस लेख में आपने वो छोटा सा उपाय बताया मैरिज का, क्या वो उपाय जो है आपके अनुभव में आया है गुरुजी? तो पहले तो भैया 82 साल की उम्र से मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, गलती मेरी है, क्योंकि हम आपसे बात कर सकते हैं, उनसे नहीं करनी चाहिए थी मुझे। तो मैंने उनसे कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपसे ये बात की। तो कहते कोई बात नहीं, लेकिन आपने फोन करके पूछा, इसका मतलब आप जिज्ञासु हो। कहते उम्र पूछी मुझसे, फिर कहते बेटा मैंने जिंदगी में छोटी छोटी रेमेडीज की है, तो ये लोग, मैं लेख नहीं लिख रहा था, मेरे पास आए थे लिखवाने के लिए कि थोड़ा सा लिख दीजिए, मैं लिखा। और रेमेडीज कहती मैं रेमेडीज बताता, और मैंने ये रेमेडीज 2 लोगों पर कराई है, 2 लोगों पर कराई है, एक का रिजल्ट मिला है, और एक को कहे 7 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। एक वो रिजल्ट क्या है, ताले का, आप एक नया ताला बिल्कुल लोहे का लीजिएगा, इतना बड़ा कम से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ताले की रेमेडीज क्या बताई सुनिए। इतना बड़ा ताला लीजिए, उस ताले को रात में थर्सडे को अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, और कहा फ्राइडे को घर से दूर, कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर, नजदीक नहीं हो, 5 किलोमीटर दूर जहां मंदिर हो, और रखना कब है, शुक्र की होरा में रखना है। कह रहे अगर शुक्र की होरा में नहीं रखोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। शुक्र की होरा सुबह जो आएगी फ्राइडे को, तभी आपको रखना है जाके, और 5 किलोमीटर दूर से कम मंदिर ना हो, पुजारी पूजा करते हो वहां पे जाके रख दीजिए। ताला जब खरीदोगे तो ताले को चेक करके कोई नहीं दिखाएगा आपको, दुकानदार चेक नहीं करेगा। हमने कराया, जिसको कराया 4 महीने बाद कहते हैं पंडित जी हमने बहुत उपाय कराए। हम क्या कराते हैं, ऊपर वाला कराता है उपाय, रिजल्ट माध्यम हम बन जाते हैं। वो उनको रिजल्ट मिला, एक को कराया 4 महीने हो गए, उसको रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। तो अब मुझसे पूछना भूल गया कि किया शुक्र ये हो रहा में किया या नहीं किया। चाबी उसी में जो है लगी रहती है, और उसको ताले को बंद कर देते हैं। ताले को हमें बंद किया वही लेना है, वो चेक नहीं कराना। नहीं, चाबी उसी में लगी रहेगी कि चाबी जो है, चाबी बगल में हो, उस ताले के बगल में रख दीजिए, मतलब अपने तकिए के नीचे रख दीजिए, बगल में लगी हो तो लगी रहने दीजिए। नहीं, वहां पर जब मंदिर में रखवाना है तब। हाँ सेम एज इट इज, बगल में रखिए चाबी को। अगर चाबी लटकी हुई हो, उसमें नहीं बांधी हो अगर, तो रख दीजिए। इसका रिजल्ट मैंने देखा, उन्होंने क्या बताया, दूसरी चीज, बीमारी अगर हो, बीमारी अगर, तो इसी को पलट दीजिए, फ्राइडे कर दीजिए और सैटरडे को रखाए। अच्छा। जमीन अगर नहीं बिक रही हो, जमीन अगर नहीं बिक रही हो तो मंडे को रखो, ट्यूसडे को कर दो। मैंने अभी तक किसी का अनुभव नहीं कराया, मैंने केवल शादी का 2 लोगों कराया, अभी तक मैंने कोई अनुभव नहीं कराया। ताले वाला तो भैया सही है, कि इसलिए कि जैसे ही जो है कोई व्यक्ति उस ताले को खोलता है, तो उसका जो बंधन होता है वो खुल जाता है। नहीं, लेकिन उन्हें एक बात बोली है, वो किसी ने भी नहीं बोला है बात, उन्होंने जो बात बोली, किसी, उन्होंने कहा उस ग्रह की होरा में होनी चाहिए। हाँ नहीं, ठीक बात है। कहते 90% लोग होरा नहीं पकड़ते और उनका काम नहीं होता। होरा पकड़ लीजिए उस ग्रह की, तो सही बात है, तो काम आपका हो जाएगा। जैसे तो अभी भैया, जैसे पीछे भैया ने भी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये कहा था कि विवाह के लिए मुहूर्त बड़ा आवश्यक है। बहुत अच्छी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें हम लोग एक चीज अभी और छोड़ देते हैं, वो आप देखिए हर कुंडली में होता है घात चक्र। घात चक्र जी, घात चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति की। विशेष रूप से हमने जो मैरिज में जो मुहूर्त निकाले हैं, उसमें घात चक्र को बहुत महत्व। घात चक्र का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी, उसमें देखिए लिखा होता है कौन सी तिथि, कौन सा वार, कौन सा नक्षत्र उसके लिए घातक है।
अगर वो उस चीज में काम अगर कराया गया तो कहीं ना कहीं 100% बाधा आएगी। ये मतलब हमारा अपना जो है 15 साल में अनुभव है। तो बिल्कुल सही कहा आपने भैया जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप जी। राहुल जी, सही बोल रहे हो। घात चक्र को थोड़ा सा, हमारे इतने लोग हैं यहाँ पे, उनको थोड़ा सा, जो लर्नर है उनको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, घात चक्र देखिए क्या होता है कि हर कुंडली में हर जगह में है कौन अरे भाई, घात चक्र हम अपने तारा से लेते हैं, जो हमारी तारा होती है नक्षत्र के आधार उस नक्षत्र से तीसरा मरण बंधन ये सब जो ताराएं आती हैं जी, तो वो घात चक्र बनता है। फिर वो तारीख, तिथि, वार और आपका नक्षत्र, ये जो है घात मुहूर्त हो गया। जी जी, ऐसे घात मुहूर्त जो होता है उसमें आप जरूर इसको विचार किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल कि इसमें जो है, क्योंकि अभी हम आपको एक घटना बताएं, हमारे रिलेशन में ही हुई थी, और एक उसका जो मुहूर्त किसी पंडित जी ने निकाला था, तो उन्होंने क्योंकि इतना डीप नहीं देखा था और वो पंचांग से निकाल दिया था, और 17 तारीख को मैरिज थी और 9 तारीख को मैरिज टूट गई, क्योंकि जो घात चक्र था लड़के लड़की दोनों का खराब था। दोनों का खराब था। लेकिन है ना, तो ये चीज जो है देखना बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज देखिए, मैरिज लाइफ के विषय में एक चीज और बताएं आपको, हमारा अपना जो ये हमने अनुभव देखा है कि सिंह लगन में वृश्चिक का मंगल ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। सिंह लगन में वृश्चिक का मंगल यानी कि चौथा मंगल हो गया। समझ गया। ठीक है, अपनी राशि का मंगल वृश्चिक का और अपनी राशि का शुक्र तुला राशि का, जी, ये अच्छा फल नहीं करते हैं। मतलब सिंह लगन में ही की बात कर रहे हैं केवल। हाँ, हम सिंह लगन में बात कर रहे हैं, चौथा मंगल हो जाता है, लेकिन वैसे भी जो है अगर ओवरऑल देखेंगे कुंडली को, वृश्चिक का मंगल और तुला राशि का शुक्र आपको कभी अच्छा काम करते हुए नहीं मिलेगा। अच्छा। और वैसे हमने देखा है कि शुक्र से चौथा मंगल हो, चंद्रमा से चौथा मंगल हो, या लग्न से चौथा मंगल हो, एक बार मैरिज को बात हो करके टूटने का योग होता है। अच्छा। अगर मंगल के साथ में कहीं अष्टमेश का समावेश हो जाए तो यहां तक हो जाता है कि बिल्कुल आप समझिए कि शादी की डेट आ जाती है, कहीं बारात तक आ जाए और लौट जाए, मंगल के साथ अष्टमेश का। तो मंगल को, अच्छा यही एक चीज और देखिए, शादी कराने में भी जो है कहीं ना कहीं अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर तक अगर आप ले लेंगे तो मंगल जरूर इन्वॉल्व होंगे, या गोचर में अष्टम भाव में मंगल होगा। तो आपके हिसाब से राहुल जी, मैं पूछ रहा हूँ, शादी कराने का और शादी तुड़वाने का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह वो कौन सा है? क्योंकि मैंने अपना अनुभव किया है, मैं थोड़ा अरुण भैया से कहूंगा, अरुण भैया इतना ज्ञान तो नहीं है लेकिन फिर भी, कि क्या राहु की महादशा अंतरदशा परतंत्र में ही शादी होगी, या जिस ग्रह की दशा चल रही होगी उसी के नक्षत्र राहु का ही होगा? नहीं, राहु का जरूर योगदान होगा, क्योंकि राहु विवाह कराता है। राहु ब्याहु ये बिल्कुल सत्य है। राहु ब्याहु वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैं देखा राहु के बिना शादी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं, राहु विवाह कराता है, बिल्कुल कराता है, 100% कराता है राहु, इसमें कोई शक नहीं है। ये बिल्कुल सत्य है कि राहु का जो है ये रोल बड़ा अहम होता है। अब भाई अगर राहु नहीं आ रहा दशांतर दशा में जी, फिर क्या सिस्टम है भाई जी? नहीं, जैसे अरुण भैया मैंने कहा, जैसे अंतरदशा उसमें राहु नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस ग्रह में या जिस ग्रह अंतरदशा की चल रही होगी उसका नक्षत्र राहु का हो सकता है। वो सही है, बिल्कुल सही है, ये हो सकता है भाई। देखो एक चीज है तिवारी जी। जी जी भाई, सबसे पहली बात तो हम शादी के लिए सर्वप्रथम क्या देखते हैं? जी जी भाई, शादी के लिए हम सप्तम भाव देखेंगे जी। तो पहले तो पाप प्रभाव का निरीक्षण कर लेते हैं कि भाई पितृ दोष है, मंगल दोष है। अब जो भैया ने बताया कि मंगल दोष 1, 4, 7, 8, 12 लग्न से, इसी प्रकार चंद्र से, इसी प्रकार शुक्र से, तो ये महान मंगल दोष माना गया जी। तो बिल्कुल सही बात, घोर मंगली जिसको कहते हैं, यानी घोर मंगली माना गया ये। अगर तीनों कुंडलियों के हिसाब से बन रहा, शुक्र से भी
और चंद्र से भी, और ये। अब देखो मंगल ठीक है, मैं सहमत हूं, आपसे भी सहमत हूं, राहुल जी से भी सहमत हूं। भाई मंगल का काम है देखो ऊर्जा प्रदान करना। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, कई हमारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं भैया आंशिक मंगल है, कई लोग कहते हैं नहीं मंगल का प्रभाव ही नहीं है। कुंडलियों में सुना होगा, पुराने बुजुर्गों से आप लोगों ने भी सुना होगा। तो भाई जी मेरा यहाँ ये मानना है कि भाई अगर मंगल काल पुरुष की कुंडली में आप मंगल को देख रहे हो कि भाई मेष लग्न की कुंडली है काल पुरुष की, अगर मंगल क्या आंशिक है या प्रभाव खत्म है तो इसका मतलब हमारा सिर, तो मंगल कहीं यहाँ कमजोर हो गया। भाई सभी की कुंडलियों में या सभी के शरीर में 9 ग्रहों का समावेश है, तो हम ये ऐसा तो मान ही नहीं सकते। देखो मंगल कमजोर के लक्षण, भाई जैसे हम हैं, राहुल जी हैं, हम अपनी बात नहीं कह पाते हैं, ये मंगल कमजोर है। हम प्यार का इकरार नहीं कर पाते हैं, ये हमारा मंगल कमजोर है। हम किसी ऑफिस में प्रवेश करते हैं, उसके पहले हमें डर लगता है, ये हमारा कमजोर मंगल है। तो हमें सर्वप्रथम यही तो समझना है कि हमारा मंगल है कैसा। भाई देखिए हमारा जैसे प्रेम हो या शादी हो, मान लो शादी भी हो गई, इसके बाद प्रजनन संबंधी जो समस्याएं हैं, तो ये भी तो मंगल है, ये भी तो साहस बल पराक्रम का है। अगर आप देख रहे हो मंगल की स्थिति मान लो बाल्यावस्था की है, युवावस्था की, इस अवस्था की है, उसके लक्षण भी तो उसी तरह के होंगे। अच्छा आपका मानना क्या है अरुण जी, क्या 28 के बाद जैसे लिखा है कि 28 के बाद मंगल का दोष खत्म हो जाता है? नहीं भाई मेरा तो ये मानना है कि हम मंगल दोष की फर्स्ट क्लास रेमेडी करें। फर्स्ट क्लास रेमेडी का मतलब ये है कि भाई मंगलवार को 9 से जैसे जल प्रवाह कराना, सर्वप्रथम पूर्णिमा या अमावस्या को एक संतरा, जो अभी राहुल जी ने बताया कि हम लोग जो जल से स्नान करवाते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष वाले जल से स्नान करवाते हैं, तो हम जैसे देखिए हमारी जब हम अर्जी लगवा देते हैं तो हम एक संतरा जल प्रवाह करवाते हैं कि वरुण के द्वारा हमारी सूचना भगवान शिव के पास पहुंच जाए, और वो जो चंद्रमा ग्रहण की है वो सूचना पहुंच जाती है। उन्होंने जैसे कहा कि लड़की के लिए गुरु कारक है, अगर गुरु कारक ही पाप प्रभाव में, शादी में दिक्कत होगी। लड़के के लिए शुक्र कारक है, तो अगर शुक्र पाप प्रभाव में, सप्तम भाव पाप प्रभाव में, नहीं तो दिक्कत होगी। मेरा सवाल ये है, मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्या 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव खत्म होगा या नहीं? आपका अनुभव क्या कहता है? वो तो ऑलरेडी देखने को मिलेगा। अच्छा दूसरी चीज ये है, मार्केट की दशांता दशा है, आवाज शायद आपकी चली गई अरुण भैया की, कारक भाव की दशांता दशा आएगी। जी। जब भी आपकी बाधक भाव की दशांता दशा आएगी, ये आपको लक्षण बिल्कुल ऑलरेडी मिलेंगे। अच्छा आंशिक मंगली और मंगली, मंगल तो होगा या नहीं होगा, एक ही चीज है? आंशिक का मतलब मंगली हो या नहीं हो, एक ही चीज, सवाल तो होगा। सवाल वही है कि भाई मंगल दोष है तो मंगल दोष है। हाँ है, आंशिक का मतलब क्या है या नहीं, पास हो या फेल हो, बस एक ही होगा। आंशिक का मतलब ये है कि हमारे जो है हमारे उसमें मान लो पुराने शास्त्रों में वर्णन आया है कि अगर गुरु हमारा जो है केंद्र में है, राहु शनि केंद्र में है, तो नगण्य माना जाता है। पर हमारा जो मानना है कि जो हम लोग इधर देखते हैं कि जैसे पति पत्नी में मंगल दोष था, ठीक है, जैसे भैया ने कहा कि चतुर्थ भाव में मंगल दोष था, तो देखो प्रथम भाव में होता है तो मंगल उसके शारीरिक प्रभाव पे प्रभाव डालता है। जो चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो उसकी फैमिली दाम्पत्य में प्रभाव डालता है। सप्तम भाव में डायरेक्ट पति पत्नी के बीच में, अष्टम भाव में बीमारियां देता है, 12वें भाव वाला तलाक जैसी स्थिति पैदा करता है। एक तो ये सिस्टम है इसका मंगल का। दूसरी चीज, अब मंगल, भाई अब मंगल तो शादी में इन्वॉल्व होगा ही। आपने देखा अगर शनि का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो निश्चित है कि शादी डिले होगी, लेट होगी, और हमसे जो हमारी क्या जो हमारा पार्टनर होगा वो हमसे बेमेल होगा, या तो एज में बेमेल होता है, या फिर शिक्षा में बेमेल होता है, या रंग रूप में बेमेल होता है। जब भी शनि का संबंध इस तरह से बनता है। अरुण भैया थोड़ा सा मैं आपको मैं अपना अनुभव बताऊंगा, एक मिनट थोड़ा सा। मैंने देखा है
कई कुंडलियों में शनि सप्तम में है तो एज में बड़ा भी है और एज में नहीं भी है। तो मैंने इसका एक अपना अनुभव किया। क्या अनुभव किया? शनि अगर सप्तम में है और उसका संबंध सप्तमेश से है तो पार्टनर बड़ा होगा, तो पार्टनर एज में बड़ा होगा। सप्तमेश से अगर संबंध है, ये हो सकता है मैं गलत हूं, सही हो, एक अलग बात, मैं सही है। लेकिन अगर सप्तमेश से संबंध नहीं है शनि का तो कुंडलियों में पार्टनर बड़ा नहीं भी है, ये मैंने देखा है। अब कहां तक मैं सही हूं ये एक अलग बात है। तो भैया एक चीज बताएं आपको, जो हमारा थोड़ा सा एक चिंतन है कि यही कुंडलियां, यही 12 भाव, यही 9 ग्रह, यही 27 नक्षत्र, ये आज से 30 साल 40-20 साल पहले भी हुआ करते थे। हाँ, बहुत अच्छा उसका बता रहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने क्या किया, आपको एक रोकेंगे, मैं थोड़ा अपनी बात रखूंगा भैया। बोलिए। पहले यही हुआ करते थे, लेकिन पहले इतने डाइवोर्स नहीं होते थे, पहले इतनी मैरिज लाइफ के क्वेश्चन नहीं होते थे। आज सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आपके पास आते हैं तो मैरिज लाइफ को लेकर के आते हैं। आज डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण जो है, अगर आप देखेंगे, देखिए पहले सबसे पहली चीज जो विवाह में हुआ करती थी वो ये होता था कि शादियां घर से होती थी, मंडप घर पे लगता था। आज मंडप का वास्तु बदल जाता है। बिल्कुल सही। आज मंडप उठ करके जहां स्थापित किया गया, तरीका ये होता है कि जहां स्थापना की गई वहीं से ही उसका विसर्जन होना चाहिए। मालूम पड़ा कि 2 दिन पहले मंडप की स्थापना तो घर में करा दी गई और गेस्ट हाउस में उठा के ले जाया गया, उसका वास्तु पूरा बदल गया। उस मंडप के फेरे हो रहे हैं, कहां से आपको सही रिजल्ट मिलेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे ऋषि मुनियों ने मंगल सूत्र का निर्माण किया। क्यों किया मंगल सूत्र? कोई और सूत्र क्यों नहीं बनाया? मंगल सूत्र क्या, हमारे माताएं और हमारी दादी वगैरह हुआ करती थी, इनके गले में मंगल सूत्र हमेशा दिखाई पड़ता था, आज लॉकर में दिखाई पड़ता है। सिंदूर नहीं दिखाई पड़ता, सिंदूर नहीं दिखाई पड़ता आजकल। तो मैरिज लाइफ खराब होने का ये बहुत बड़ा कारण है बब्बू भैया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोग जो है आज पैरों में बिछिया नहीं है, सिंदूर नहीं है। एक चीज और है, पहले जो है हमारी माएँ, हमारी दादियां वगैरह, दादी वगैरह जो है पैरों में पायल पहनती थी, तो जानते हैं कौन सा योग बनता था? गज केसरी योग बनता था। मीन राशि में चंद्रमा जाता था। बिल्कुल सही बात है। गज केसरी योग बनता था, और गज केसरी योग बनने से उस पायजेब को पहनने से जो आवाज होती थी, उस आवाज से सारे वास्तु दोष दूर होते थे। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण है कि मतलब एक जो जिस तरीके की स्थितियां डेवलप होती चली जा रही हैं, है ना। पहले देखिए, पहले राहु का बेडरूम में प्रवेश कहाँ था? टॉयलेट, बाथरूम सब घर के बाहर होते थे। आज जो हमारा बेडरूम जो शुक्र है उसी में आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आप कितनी भी रेमेडी करा लीजिए, कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाथरूम में इतनी सजावट कर दी गई, कमरों से ज्यादा सजावट बाथरूम में हो गई है, बहुत ज्यादा। राहु का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमने घर के अंदर कर दिया है। पहले यही घर के बाहर कुआं होता था, घर के बाहर नल होता था, पानी का स्रोत होता था, घर के कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही दोषी बन गए हैं। बिल्कुल भैया, आप ये बिल्कुल मान के चलिए कि आज जो इतनी विकट की समस्याएं जो आ रही हैं, उसके पीछे का पहले किचन बड़े होते थे, किचन में बैठ के खाना खाया जाता था। राहु जो हमारी बॉडी को फिल्टर करता है, डाइजेशन का काम करता है, बड़ी आंत का कारक है, बड़ी आंत का कारक है राहु जी। आपके पास कोई ऐसा सूत्रों में बीच में रोकूंगा कि शादी का समय, हाँ, कि शादी इस समय होनी चाहिए, कोई ऐसा आपके पास सूत्र हो या कोई आपका अनुभव हो आपके पास? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों से छूटा हुआ है विषय। बिल्कुल छूटा हो सकता है मुझसे छूटा हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबसे छूटा हो। शादी कई लोग आते हैं, हम लोग ये बता देंगे इस साल आपका समय बनेगा 6 महीने का, पर्टिकुलर अंश कला विकला को जोड़ डाल के कोई आपका अनुभव ऐसा रहा हो कि उसमें वो हुआ हो? नहीं, मेरा एक अनुभव ऐसा है कि सूर्य को लेकर के इस विषय पे महीना और डेट, ये सूर्य से जो है आसानी से निकल पाती है। तो मैंने देखा है कि जो अष्टक वर्ग है, इसमें अष्टक वर्ग बहुत काम करता है। अच्छा, अष्टक वर्ग में हमें ये देख ले कि सूर्य जो है का जो
किस भाव में ज्यादा पॉइंट मिले हुए हैं, हम्म। किस भाव में सूर्य का जो अष्टक वर्ग है, सूर्य के अष्टक वर्ग में हमें जाना होता है, और सूर्य के अष्टक वर्ग से पूरा एक फार्मूला उसका है, वो अभी हम बता पाने में जरा सक्षम नहीं चलिए होंगे। आप नेक्स्ट क्लास में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ पे लेकिन कोई है। सूर्य के अष्टक वर्ग में, और सूर्य के अष्टक वर्ग से केवल विवाह ही नहीं, क्योंकि हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है 2014 में हमने इस सूत्र से एक व्यक्ति को डेट तक बताई थी, और वो डेट भी निकली थी उसकी, क्योंकि ये सूत्र तो है, ये तो पक्की बात है, सूत्र है। और सूर्य के अष्टक वर्ग से ही निकलता है ये थोड़ा सा लंबा है, हम इसको जरूर इसको जरा हम लोगों को बताइएगा, हम सब लोगों को बताइएगा। प्रदीप जी, आपके प्रदीप कुमार झा जी, आपके उसमें कोई नमस्कार पैदा आपका नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम। आपके अनुभव में कोई मैं सर इवेंट निकालने का, डेट निकालने का मैं आपको बता देता हूँ कि ये इस टाइम होगा, ये बता सकता हूँ आपको। जी जी, आपका कुछ अनुभव रहा हो? हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई भी इवेंट हो, चाहे मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, जो भी है, उसका जो पिन पॉइंट है, मतलब इस महीने में मोटा मोटा अगर मैं 10 तारीख बोलूंगा तो वो 12 को हो जाए या 9 को हो जाए। क्या चीज, कोई क्या अनुभव आपका कुछ रहा हो? मैं बताता हूँ आपको। उसमें पहले तो दशा का ही रोल है सर। दशा, मैं कुछ थोड़ा सा 2-4 मिनट लूंगा आपसे। हाँ आराम से, आराम से। पहली बात यह है कि जो दशा है हमारी, वो अगर बात कर रहे हैं तो शादी के लिए डिनाई नहीं करे वो दशा लॉर्ड। महादशा लॉर्ड की है कि वो मना नहीं करे, कि मतलब वो 6th हाउस की या 12th हाउस की दशा अगर चल रही है, उस टाइम अगर हम शादी की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पहला कंडीशन है महादशा लॉर्ड के, वो मना नहीं करे। आप एक मिनट प्रदीप जी, आप कैरी ऑन करिए, मैं एक मिनट, आप कैरी ऑन करिए प्लीज। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप कैरी ऑन करिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि दशा लॉर्ड का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो मना नहीं करे उस इवेंट को करने के लिए। दूसरी चीज है, जो अंतर दशा लॉर्ड है हमारा, वो मुख्य रूप से उसी भाव का प्रतिनिधित्व करे। तो हम ये निकाल लेंगे कि इस जो है कहते हैं अपना अंतर दशा में शादी होगी। अब शादी के लिए जो हमने टाइम निकालना है, उसके लिए सिंपल ये करें कि उसके अंदर जो शासक ग्रह होते हैं, यानी कि आज जिसे हम आरपी बोलते हैं सर, यानी कि उस दिन जिस टाइम आप जज करके बैठते हो, उस टाइम लग्न जो है किसी राशि, नक्षत्र और सब में होता है। इसी तरीके से चंद्रमा जो होता है वो भी किसी नक्षत्र, राशि में, नक्षत्र में, सब में होगा। तो आपने, और डे लॉर्ड है, आपने सिर्फ 2 चीजें लेनी है, लग्न का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, और चंद्रमा का जो है वो सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड। इन 3 का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। जैसे मान लेता हूं मैं कि जिस टाइम मैंने सर्च करना, मतलब जिस टाइम मैंने किसी की पत्री देखनी शुरू की, उस टाइम जो लग्न बन रहा था वो मेष लग्न बन रहा था। तो लग्न की जो डिग्री होगी उस पे या तो वो लग्न जो है वो केतु के नक्षत्र में होगा, या फिर शुक्र के नक्षत्र में, या सूर्य के नक्षत्र में होगा। मान लेता हूं मैं कि जो मेष लग्न है वो जो है वो केतु के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में, और क्या कहते हैं सूर्य के सब में मान लेते हैं। इसी तरीके से चंद्रमा भी किसी राशि में होगा तो वो भी किसी नक्षत्र और किसी सब में होगा। तो उसका नक्षत्र ले लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमको ये पता है कि एक डिग्री निकलती है। मैं डिग्री आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब अफसर हमने निकाल लिया, लग्न में हमने निकाल लिया कि लग्न में हमारे प्लैनेट आ गया हमारे शुक्र, सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड मान लो ने मंगल निकाल ली। जी जी, इन तीनों को हम देखते हैं तो किस किस राशि में पॉसिबल है। जी। पहली बात है कि जो मंगल है वो 1 नंबर की राशि में आएगा, तो ये मंगल भी हो जाएगा, उसके अंदर सूर्य भी हो जाएगा, उसके अंदर शुक्र भी हो जाएगा, अगर हम मंगल की राशि की बात करते हैं। जी। या अगर शुक्र की राशि पकड़ते हैं तो शुक्र की राशि में अपना सूर्य भी आ सकता है। 2 नंबर की राशि की बात कर रहा हूं मैं, सूर्य की जो वृषभ राशि है, जी जी, इसमें सूर्य भी आ जाएगा, आपका शुक्र भी आ गया, और उसका सब लॉर्ड जो है वो मंगल हो सकता है। वो डिग्री निकालनी है अपने को। इसके बाद हमने क्या करना है, उसमें 13 डिग्री 20 मिनट ऐड कर देने। 13 डिग्री 20 मिनट इसलिए ऐड करूंगा मैं क्योंकि जो सूर्य है वो एक नक्षत्र में
जो एक नक्षत्र होता है वो 13 दिन में पूरा मोटा मोटा 13 डिग्री, हमने उसमें 13 ऐड कर लो जी। उनको ऐड करने के बाद जो डिग्री निकलती है आपकी, जी जी वो उसको जोड़ लें। जी मान लेता हूं कि मेरा मतलब सबको ऐड करने के बाद 48 आ गया। जी ठीक है सर। जी जी और जो राशि निकली है, मान लेता हूं कि मेरी राशि निकली है अपना 1 नंबर की राशि, मान लेते हैं मेष राशि में, मान लेता हूं मैं, ये मेरे को डिग्री मिली सारी, मेष राशि में मेरे को सारी डिग्री मिल गई और इसका 48 आ गया। तो मेरे को ये देखना है कि सूर्य जो है वो मेष राशि में किस दिन जाएंगे। अब इसका सिंपल ये है कि मेष राशि में कोई सूर्य किसी भी राशि में कब जाएगा, 3 आप ऐड कर लें। 1 नंबर में कब जाएंगे, वो अप्रैल का महीना होगा, क्योंकि 1 में 3 ऐड करेंगे, अप्रैल आ गया आपका, तो अप्रैल के महीने में चला जाएगा। अब क्योंकि अप्रैल का महीना जो होता है हमारा वो 30 दिन का होता है और मेरा जो डिग्री निकली है ये 48 निकली है सबको जोड़ने के बाद जी। तो 30 में से आप निकाल दीजिए 48 तो 18, यानी कि 18 मई तक जो है वो आपकी शादी हो जानी चाहिए। यानी कि जिस दिन भी सूर्य उसमें मेष राशि के अंदर जाएंगे, ठीक है सर, मेष राशि से फिर वृषभ में चले जाएंगे, क्योंकि 18 डिग्री मोटा मोटा वहां बैठ जाएगा आपका। जी जी जी। तो ये जो शादी की डेट निकल जाएगी आपकी, वो निकल जाएगी ये कि इस टाइम शादी आपकी हो सकती है, संभावना हो सकती है, संभावना बन रही है, संभावना बन रही है। उसके बाद आपने उसी दिन का चंद्रमा की पोजीशन देख लेनी है। जी समझ गया। चंद्रमा ने अगर देश से अलाउ नहीं किया, मतलब चंद्रमा अगर वो 6वें में 8वें में 12वें में नहीं है, तो आप ये कर दें कि भैया ये डेट मेरी बिल्कुल ठीक निकल गई है। और जिस दिन मैं ये चेक कर रहा हूँ, यानी कि जिस दिन मैं दिख रहा हूँ, उस दिन का नक्षत्र देख लो कि वो कौन सा नक्षत्र है, और वही नक्षत्र आपने उस देश के आसपास देखने के, उससे एक दिन आगे आता है या एक दिन पीछे आता है, बस उस दिन आपकी शादी फाइनल हो जाए। ये आपने फॉर्मूला कई लोगों को लगा के देखा होगा आपने? सर मैंने तो बहुत सारी चीजें, मेरे पास प्रश्न कुंडली से आते ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ज्यादा जो देखता हूँ ना प्रश्न कुंडली देखता हूँ, उसमें देखता ही नहीं हूँ, मैं तुरंत बता देता हूँ कि भैया तेरा को पैसा इस दिन मिलेगा, तेरी शादी इस महीने में इस डेट को फाइनल हो जाएगी। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि मैंने जो है कम से कम 20 से 25 इवेंट ऐसे निकाल के दिखाए। अच्छा, मतलब आप लग्न कुंडली ज्यादा, प्रश्न कुंडली को ही ज्यादा आप पकड़ते हो? नहीं, लग्न कुंडली पे भी करता हूँ मैं, एक बात कर रहा हूँ, लग्न कुंडली पे भी करता हूँ। एक सूत्र और भी है सर, जैसे हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं, 11th हाउस में अगर आपका चर लग्न आ गया और प्रॉमिस मिल रहा है आपको, जी, किसी भी चीज का योग मिल रहा है आपको, और लग्न कुंडली में जो 11th हाउस के अंदर जो भाव प्रकट होके आया वो चर लगन आ गया, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कह दें कि ये जो काम है मोटा मोटा विदिन 3 मंथ हो जाएगा आपका काम। अच्छा, प्रश्न कुंडली में अगर 11वें भाव में चर लगन अगर आ गया, चर लगन आ गया, तो आपका ये काम 3 महीने के अंदर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा भाव लगन आ गया तो 3 से 9 महीने लग जाएंगे इस काम को करने में। ठीक है। और अगर स्थिर लगन आ गया तो 9 से 1 साल। योग है तो सबसे पहले कंडीशन तो योग की है, अगर योग नहीं है, चर हो स्थिर हो दूसरा भाव लगन हो, कोई फर्क नहीं, योग होना चाहिए, योग होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। लेकिन थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछूंगा मैं, ये मेरे दिमाग में किसी को भी मतलब सही और गलत करने का मेरा कोई नहीं है, मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है केपी को लेके, केपी थ्योरी सबसे अच्छी है, मैं नो डाउट, हर ज्ञान अच्छा है, हर ज्ञान अच्छा है, जैसे क्या इसमें प्रॉमिस देखते हैं? हाँ सर, प्रॉमिस देखते हैं। मेरे कई एस्ट्रोलॉजर जो केपी कर चुके हैं उनसे मेरी बात होती है। ठीक सर। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, सुश्री मायावती बहन जी की हो गई, और भी कई लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नहीं हुई थी, तो इनके जीवन में प्रॉमिस तो बना ही होगा ना कभी तो। सर देखिए, शादी का मतलब क्या होता है, पहले तो हम यही समझे शादी होती क्या चीज है। जी। शादी का मतलब है कि मैं अगर पंडित हूं तो अपने गोत्र अपनी जाति में शादी करके अपने वंश को आगे बढ़ाऊंगा, ये शादी है। जी जी। किसी की शादी का मतलब होता है कि आप जो है वो आपको एक अधिकार मिल जाता है कि आप शादी करें और एक का एंजॉय लें, सेक्स का एंजॉय लें, समझिए बात को। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है किसी की पत्नी में ये चीज एक्टिव ना हो, ये एक्टिव ना हो। ये शादी तभी पॉसिबल नहीं है जबकि दूसरा हाउस, 7वां हाउस और 11वां हाउस, ये तीनों ही एक किसी की भी पत्रिका में अगर आपने चेक करनी कि इसकी शादी लिखी हुई है या कि नहीं लिखी हुई है, केपी से बता रहा हूँ, फिर आपको वैदिक से बता दूंगा। केपी में अगर 1, 6, 10 सेकंड हाउस का सबलॉर्ड 1, 6, 10 से संबंध बनाता है, भाव को एक्टिव करता है,
इसी तरीके से 7वें भाव का जो सबलॉर्ड है वो भी 1 से 10 भाव को एक्टिव करता है, और 11th हाउस जो मेरी फुलफिलमेंट का हाउस है वो भी 1, 6, 10 को एक्टिव करता है जी। उसकी शादी नहीं होगी। अच्छा, ये तीनों देखने पड़ेंगे आपको। नहीं ये नहीं कि उस साल नहीं होगी या होगी नहीं? नहीं होगी ही नहीं, उसमें प्रॉमिस ही नहीं होगा, नहीं होगी उसकी शादी। अच्छा, मतलब 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस, इन तीनों ने ही ये सेम कंडीशन देनी है, 1, 6, 10 को एक्टिव करना है, शादी नहीं होगी उसके जीवन में, नहीं होगी शादी। यहाँ पे कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। और आपके लाइफ में कोई ऐसा अनुभव या उपाय आया हो, कोई ऐसा जिसको आपको लगा हो कि ये जो है हमें रिजल्ट मिला शादी करा के, कोई रिजल्ट आपके लाइफ में आया हो कोई ऐसा? सर शादी के लिए तो वैसे तो हम लड़कियों के लिए तो बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग कराने की कोशिश करते हैं कि पति का कार्य के पति मिल जाए उनको। हाँ। तो उसके लिए बृहस्पतिवार के दिन ही एक वो पेठा होता है साहब, जो पेठा पीला पेठा होता है, पीला पेठा। हाँ। उसी को ऊपर मतलब राउंड में सर हल्दी के उससे अपना राउंड कर देते हैं, ऊपर से भी और बीच से भी, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, पीला पेठा होना चाहिए। मतलब पेठा जो होता है, पीला पेठा जो होता है, हाँ सर, उसको सीताफल समझे? हाँ बिल्कुल सीताफल वो पीले वाला। क्या करें, हल्दी से पूरा रंग ले, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अपनी उंगली में हल्दी का कलर लगा करके और लाइन खींच दे सर्कल में, ऊपर से नीचे तक और बीच से बीच में। मतलब जैसे ये सीताफल है तो बिल्कुल इसको यूं लाइन खींच दे पहले, बिल्कुल मिला दे पूरे ऊपर से जो सर्कल कर दे, राउंड कर दे, राउंड तक। हाँ राउंड करते हैं सर। जी। उसके बाद उसको ले जा करके मंदिर में चले जाएं, और वहां पे मंदिर के पास अगर पीपल का वृक्ष है तो अपनी मनोकामना पूर्ण करके मान करके शिवलिंग शंकर जी के मंदिर में उसको दे दें, और वहां पे कुछ 5 रुपए के जो पीले वाले सिक्के होते हैं आजकल, 5 या 10 रुपए के जो मिलते हैं मोटा, जी, इस पे भी हल्दी का तिलक लगा करके वो शंकर जी पे अर्पित कर दें। ऐसा मोटा 5 से 11 कर दें, थर्सडे को रिजल्ट मिलता है सर। मतलब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए जो इजी रहेगा। हाँ। एक सीताफल लिया, बिल्कुल सर, पूरा पक्का हुआ हो, पूरा पीले कलर का, ठीक है। उसको हमने यूं राउंड किया, फिर यूं भी राउंड करना, बिल्कुल दोनों तरफ राउंड करना, बीच से भी करना और ऊपर से भी करना, मतलब प्लस निशान बन जाए, प्लस निशान बन जाएगा। बिल्कुल। उसके ऊपर हमने क्या करना, हल्दी से कर दिया, उसका मंदिर जाना है जिसमें पीपल का पेड़ हो, वहां पे हाथ में पकड़ के मनोकामना मांगनी है, बिल्कुल, और फिर उसको जाके शिवलिंग के पास रख देना है। शिवलिंग के पास रख दे। अगर मान लो कोई दूसरी जाति का है तो वो फिर अपने गुरुद्वारे में रख दे या कहीं पे भी रख दे, मतलब वो कोई दूसरा उसको यूज कर जाए फल सब्जी बनाने के लिए। समझ। और वहीं पे 5 रुपए के सिक्के जो पीले रंग के कोई भी हो, उसमें हल्दी लगा के वहां पे रख दे, तो हाँ चढ़ा दे, शिवलिंग में चढ़ा। तो सिक्के के कोई क्वांटिटी सिक्के की 5 कर लो, 9 कर लो, जो मर्जी कर लो आप। अच्छा, मतलब कितने दिन करना, कितने बृहस्पति करना होगा? 5 से 11 बृहस्पतिवार में खत्म हो जाएगा। सुबह कर दें? सुबह कर दें। तो आपने जो ये उपाय कराया है किसी को, तो आपको रिजल्ट उसमें कुछ मिला है सर? 2 को कराया था सर, 2 को रिजल्ट मिला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मेल और फीमेल किसी को कराना है? नहीं सर, ये फीमेल के लिए है, मेल पे मेरे को आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। अच्छा, फीमेल को उस पे आपको रिजल्ट मिला है? फीमेल पे रिजल्ट मिला मेरे को। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी तरह से उपाय समझाया लोगों को और आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया, बहुत बढ़िया। और कोई आपका अनुभव रहा हो इसमें? रेमेडी में तो सही है, बाकी तो वो माँ कात्यायनी की जो पूजा करवाते हैं वो करवाते हैं। और उससे मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, माँ कात्यायनी के लिए बहुत अच्छा आपने पूछा, क्या माँ कात्यायनी की पूजा करा के आपको रिजल्ट मिला है? सर एक्चुअली मैंने तो 1-2 को कहा था, लेकिन मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। मैं सही बताऊं, राम रक्षा स्तोत्र और माँ कात्यायनी का पाठ मैंने करवाया, लेकिन जो मेरे जीजा जी हैं वो करवाते, उनको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है माँ कात्यायनी का। हाँ, लेकिन वो खुद करते हैं पूजा उसकी, तो दूसरे से नहीं। क्या वो पर्टिकुलर कोई नक्षत्र पकड़ रहे हैं, पर्टिकुलर क्या पकड़ रहे हैं? आपने उनसे वो पूछ के बता दूंगा आपको, मैंने पूछा नहीं उनसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों से वो चीज मिस हो रही है जो किसी के पास है। नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि वो थोड़े से कर्मकांडी ज्यादा है, तो वो फिर अपनी गुप्त चीजें बताते नहीं जल्दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो वो मैंने ज्यादा बात नहीं की। मैंने किसी लड़की के लिए पूछा था जिसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा ये चीज करवा, तो मैंने उसको बोला कि खुद ही करवा लो, ये वो ज्यादा पैसे लेंगे फिर वो दिक्कत होती है। मैं किसी के पास पैसे हो ना हो तो मैं ऐसे वो नहीं करता, मतलब सिंपल जो छोटी रेमेडी और काम करने में वही कराता हूँ कोशिश करके।
अच्छा, मतलब वो जब वो कहते माता की जब वो कराते हैं तो फल मिलता है? 100% उस सब चीजों का फल मिलता है वहां। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा है हम लोगों से। हाँ बिल्कुल मिस हो रहा है, और एक्चुअल में क्या है कि वो जो भी चीज लेके चलते हैं तो वो उसमें 100% रिजल्ट के बाद ही वो काम करते हैं, वो करते नहीं वो, चाहे वो शादी का हो, चाहे तलाक का हो, तलाक ना हो, जेल का हो, जेल से बाहर आने का हो, ये सारी चीजों में वो पहले देख के ही करते हैं, वो वैसे नहीं करते वो। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुहूर्त ना छूट रहा है हम लोगों से। हाँ 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 आज की पीढ़ी जो एस्ट्रोलॉजी कर रही है उसमें से ज्यादातर लोगों से मुहूर्त छूट रहा है, जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को। बिल्कुल सर। क्योंकि हम ज्योतिष तो सीख रहे हैं लेकिन मुहूर्त नहीं पकड़ आप पा रहे हैं हम लोग। हाँ ये कहीं ना कहीं कुछ, और आपको कुछ ऐसा लगा हो कि कहीं पे कहीं ये तलाक कोई हुआ हो तो उसका सूत्र पता लगाओ कि हाँ इसमें तलाक 100% हो गया हो, कुछ पता लगाओ आपको? सर, हमारे को तलाक तो वही है कि मतलब अपना 7th का जो सबलॉर्ड है, अगर वो 1 6 10 भी एक्टिव कर रहा है हाँ। और 2 7 11 भी दे रहा है तो तलाक होता है, क्योंकि आजकल तो नॉर्मल हो गया तलाक। नहीं, पहले बिल्कुल तो सही हुआ कह नहीं रहे हैं। करते थे, पहले तो शादियां एक बार हो गई तो बस हो गई, फिर तो कोई मतलब नहीं तलाक का। लेकिन आजकल का जो टाइम है वो 1 6 10, देखिए जब आपका अर्थ भाव एक्टिव होगा ना सर, सिंपल देखिए आप, जब दूसरा, छठा और 10वां भाव आपका एक्टिव होगा तो उस टाइम आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खराब होगी। अच्छा, समझ गया। किसी का भी देख लीजिएगा सर, अर्थ भाव एक्टिव होगा तो मैरिड लाइफ खराब होगी, और धर्म भाव एक्टिव होगा तो आपकी क्या कहते हैं फैमिली लाइफ अच्छी होगी, लेकिन फाइनेंशियल लाइफ खराब होगी। दोनों चीज। मैंने उसमें एक चीज और देखी है प्रदीप जी, आप देखिएगा शायद वो सही है गलत है। किसी का मैंने कुंडली देखा है सप्तमेश अगर वर्गोत्तम है, ठीक सर। बहुत अच्छा माना गया वर्गोत्तम को। बिल्कुल ठीक सर। वर्गोत्तम मतलब बाकी लोग जो नए हैं उनको बता दें कि जो नमाज कुंडली में भी उसी राशि में कुछ उसी गया राशि हो में। उसको वर्गोत्तम कहा जाता है। अगर सप्तमेश वर्गोत्तम है तो वैवाहिक जीवन में मैंने देखा तलाक, या वैवाहिक जीवन कष्ट में देखा है। अगर मैंने सप्तमेश को पंचम भाव में देखा, देखिए पंचम भाव खुशी का होता है, बिल्कुल सर, प्रेम उल्लास का भाव, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसमें मैंने तलाक देखी है। ये मैंने दो चीजें अपने अनुभव में देखी है। 80% 100% रिजल्ट मिलना सूत्र वो है नहीं। 80% मुझे ये दो सूत्र मिले हैं जिसमें मैंने तलाक देखी है। तीसरा सूत्र मुझे मिला जो है शुक्र से 8वें भाव में राहु केतु को छोड़ के, को राहु केतु तो ऑलरेडी वक्री होते ही है। शुक्र से 8वें भाव में अगर कोई वक्री ग्रह है और खासकर वो मंगल हो, बृहस्पति हो, शनि हो, तो मैंने देखा है, तो ही मैंने डाइवोर्स देखा है। या शुक्र 8वें भाव को वक्री होकर देख रहा हो तो ही मैंने देखा है। अब पता नहीं है कि वर्गोत्तम को क्यों ऐसा कहा गया है, समझ नहीं आया। वर्गोत्तम तो शुभ माना गया और वक्त मैंने देखा ही। सर मैंने इतना नहीं नोट किया, मैं क्यों गलत बोलूं आपको। नहीं, इसको थोड़ा नोट करिए, थोड़ा देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल समझती है, कि ठीक सर। ये चीज क्या ये इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है फिर। बिल्कुल सर। क्योंकि 2-3 चीजें ऐसे आई हैं जो मैंने देखा है। अनुग्रह जी, अनुग्रह, हेलो जी हाँ जी सर। अनुग्रह, कोई नॉलेज में आए हो कोई डाइवोर्स का केस या उपाय, कोई जीवन में घटना घटी हो कुछ? जी मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा है जब मैंने हाँ। अभी हाल ही में कृष्ण मूर्ति पद्धति सीखी, तो मेरे कुछ प्रश्न भी हैं प्रदीप जी से, क्योंकि इनको केतु का नॉलेज है काफी अच्छा, सारा उन्होंने अच्छा बताया। तो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 12th हाउस देता है तो ऐसे जातक और जातिका, मतलब कोई भी हो जिसकी भी कुंडली हो, तो उनके बीच अलगाव होता है। अलगाव मतलब उन दोनों के बीच दूरियां रहती हैं जीवन में, और अच्छा। ऐसा उनकी मैरिज लाइफ में एक ना एक बार अवश्य होता है। मतलब 7th भाव का कस्पल सबलॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, हाँ यही कह रहे हैं ना आप? हाँ यही कह रहे हैं। उसका कहीं ना कहीं अलगाव होता है। तो आप ये कुंडलियां देखिए, अनुभव किया इस चीज का? मैंने लगभग 15 से 20 कुंडलियां देखी, सब में लगा है। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सूत्र बताया कि अगर वो चला जाए। और कोई देखा आपने कोई सूत्र? वैदिक ज्योतिष में काफी सारे मैंने देखता रहता हूँ, काफी सारे मित्र भी हैं मेरे, वो कहते हैं कि अगर 7वें घर का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तो अलगाव होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने बहुत रेयरली देखा है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड 12वें में जाता है तो इसका मैंने ऑलमोस्ट 95 to 100% रिजल्ट देखा है। अब मैं इसका मैंने जो आपने बताया अनुग्रह, उसका मैं ये एक चीज दिमाग में आया। 7वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में चला गया, राहु से उसका युक्ति हो गई है जी, तो मैंने देखा वैवाहिक जीवन कष्ट में, या 5वें भाव में
सातवें भाव का स्वामी बैठा हो राहु के साथ, तो मैंने देखा वैवाहिक जीवन कष्ट में। तो इसको चेक करिएगा, जो आप राहु का बता रहे हो, आपने भी राहु बताया, या सातवें भाव का स्वामी 12वें चला गया, क्या राहु की युक्ति थी उसमें? जी, राहु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें। राहु का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो मैंने देखा है कि उसमें भी वैवाहिक जीवन में कष्ट आ जाएगा, अगर सातवें भाव का स्वामी 12वें में राहु के साथ युक्ति हो जाए, या सातवें भाव का स्वामी 12वें में हो और राहु के साथ युक्ति हो जाए, या सातवें भाव में 12वें भाव का स्वामी हो जाए और राहु के साथ युक्ति हो जाए। 3 कंडीशन तो मैंने देखी है कि उसमें तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया है। 3 तो मैंने देखे ही थी केसेस। और कोई उपाय कराया हो किसी को, उसमें रिजल्ट मिला हो? नहीं, ऐसा कोई उपाय तो मैंने नहीं कराया, लेकिन प्रदीप जी यहाँ पे हैं तो उनको ऑलरेडी अच्छी नॉलेज है केपी के बारे में, तो उनसे मेरा प्रश्न था, क्या उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? प्रदीप जी? इसका मैं देखो जो 7th का सबलॉर्ड है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल, क्योंकि 6th और 12th, देखो मैं बताता हूँ, किसी भी हाउस से उस हाउस का चौथा, 7वां, 8वां और 12वां हाउस जी, नेगेटिव रिजल्ट है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, छठा और 10वां हाउस जो है वो न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं, करेक्ट। और पहला, तीसरा, 5वां, 9वां ये अच्छा रिजल्ट देता है। जी, अब यहाँ पे जब अपन देखते हैं कि क्या कहते हैं 12th में चला गया, तो वो क्योंकि 12th हाउस जो है वो हमसे अलगाव करवाता है ना भाई, लग्न से अलगाव है 12th हाउस, लग्न से, बिल्कुल लग्न से है, यानी कि मेरा अलगाव होगा उसके साथ, हाँ, ठीक है ना। अगर वही 6 को दे देता है तो वो अलगाव, वो दूर जाएगी मेरे से, बिल्कुल 7 से 12th 6th हाउस हो जाएगी। ऐसे ही कोई प्रेम प्रसंग के लिए पूछता है कि मेरी शादी से होगी या नहीं होगी, तो आपने सिंपल 5th का देखना है, अगर वो 6 के साथ कनेक्ट कर रहा है तो वो जो है वो दूसरा मना कर देगा, नहीं अगर वो 12th के साथ कनेक्ट कर रहा है तो वो खुद ही मना कर देगा कि भाई मैंने तेरे साथ नहीं कर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा समझाया प्रदीप जी आपने इसके बारे में, केपी के बारे में। तो केपी नहीं, अब किसी भी आपकी चीज में चले जाओ, हम जैसे अपना तीसरे भाव को खराब मानते हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते, 11th और 3rd दोनों को खराब मानते वैदिक में ना, मतलब ये मुख्य भाव है अपने, खराब मानता, लेकिन सॉरी 3rd हाउस हमारे लाइफ भी, मतलब आयु को भी दर्शाता है अपना, और हर भाव से तीसरा भाव जो होता है ना उसमें बहुत ड्रास्टिक तरीके से इंप्रूवमेंट करता है किसी की, बिल्कुल। जैसे शादी की बात करते हैं तो 7th हाउस पहली शादी का, 7th से तीसरा हाउस 9th हाउस दूसरी शादी का, 5th हाउस मेरा पहली संतान का, 5th से तीसरा हाउस 7th हाउस मल्टीप्लिकेशन का। इसी तरीके से अगर 7th का जो सबलॉर्ड है वो 7th और 9th दोनों से कनेक्शन बना लेता है तो उसकी 2 शादी के योग मोटे मोटे बन ही जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई किसी भी भाव से तीसरा भाव जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, मल्टीप्लिकेशन कर देता है उसका। जी, जैसे 4th हाउस का कस्टम सबलॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो जातक के पास 1 से ज्यादा घर होंगे, बिल्कुल होंगे जी। नहीं, अनुराग क्या बोला अभी? मैंने ये बोला कि जैसे कि किसी भी घर से तीसरा जो भाव होता है ना वो मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो जैसे 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 6th में बैठा है, मतलब 4th से 3rd हाउस, तो ऐसे जातक के पास 1 से ज्यादा घर होंगे उसके नाम पे, या फिर 1 से ज्यादा व्हीकल होंगे उसके पास, जी। इसी तरह आप किसी भी भाव का देख सकते हैं। तो अगर 7वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड नहीं में बैठा है तो 2 शादी का योग हो सकता है? जी, बिल्कुल। या 2 व्यापार का हो सकता है? हाँ, 1 से ज्यादा व्यापार एक टाइम पे करे, वो एक समय पे 1 से ज्यादा व्यापार करे, या वो मैरिज हो सकती है उसकी। से ज्यादा व्यापार के लिए मोटा मोटा 12th हाउस का इंडिकेशन बहुत जरूरी है। जी, वो भी सही, क्योंकि 10th से 12th जो है वो 3rd है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कर्म का होगा, ठीक है, कर्म का है, तो वहां से आप देखेंगे 12th से 1 से ज्यादा व्यापार 12th से। नहीं तो इसको तो ये हो जाएगा ना कि 1 से ज्यादा अर्निंग, हम व्यापार के ऊपर 1 से ज्यादा अर्निंग हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अर्निंग देखते हैं, हाँ अर्निंग देख सकते अब जैसे मान लो किसी का हम वो देख रहे हैं, दशा देख रहे हैं, अब 2 से 10 11 12 आ जाए,
दशा तो चल रही है, दशा में तो कुछ हो सकता है। दशा का जो ट्रांजिट है मेन वो है, वो 2, 6, 10, 11 और 12 दे देता है। तो आप उसको बोलते बोलते भाई तेरा पोस्ट, तेरी सैलरी सब इंक्रीज होने वाली है। बिल्कुल। जी जी जी, समझ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आज अनुभव काफी आया आप लोगों का, और इसी तरह आप लोग थोड़ा सा जुड़ते रहिए और अपना अनुभव शेयर करते रहिए। सर 2 चीज और बोलूंगा बस। हाँ, बोलिए 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 बोलिए। एक तो शादी में दिक्कत आती है जब आपका शुक्र बिल्कुल अस्त हो, पूर्ण अस्त हो जी, या शादी में डिले तब होता है जब शनि उच्च का हो या स्वराशि का हो। शनि उच्च का हो हाँ या स्वराशि का हो। जी, शनि बलवान होगा तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी, शनि देर से होगी। शनि अगर बलवान मतलब सप्तमेश हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। शनि अगर बलवान है आपकी पत्रिका में, तो देश काल पात्र के हिसाब से मान लीजिए आप राजस्थान में चले जाएं, 12 साल में शादी होती है, तो उस लड़के की शादी 18 साल में होगी। हाँ मैं समझ गया, देश का वातावरण स्थिति होता है, बिल्कुल सही बात बता रहे हो तो। हाँ, और समझ शुक्र गया, अस्त है तो वो फिर बहुत रेयर शादी में दिक्कत होती है। आज मैंने एक जगह ये पढ़ा था, और सही है गलत है, शनि अगर वृश्चिक राशि में हो या वृषभ राशि में हो तो शादी लेट होती है। अब कहां तक सही है कहां तक गलत है, 7वें भाव में शनि अगर वृश्चिक राशि का हो या शनि वृषभ राशि का हो तो शादी लेट होगी। अब लेट का सिनेरियो क्या है, वो जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से होगा। क्या ये आपका अनुभव आया प्रदीप जी इसमें? नहीं सर, इस तरीके से एक्चुअल में क्या कि वैदिक में मैं ज्यादा जाता नहीं, मैं सिंपल बताऊं आपको, मैं तुरंत ही सिटी में चला जाता हूँ। मैं सिर्फ उसकी लग्न पत्रिका D1 जरूर देखता हूँ, लेकिन इतना मैंने गौर नहीं किया। देख लिया करूंगा ये भी अब, क्योंकि आप छोटी छोटी चीजें नोट करते हैं, बहुत अच्छा लगा। ये सारे सूत्र आप लगाते ना, मैं भी इस दिन सोचा था जी जी जी, नोट करूंगा। हाँ थोड़ा सा देख के ना, उससे क्या होगा, अनुभव पता लगेगा कि ये की वाकई काम कर रही है नहीं कर रही है, वो चीज समझ में आ गई। चलिए बंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच।